हाय गाइस, माय नेम इज़ सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम द्रव्य विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है दिशा। ये दिशा का मतलब तुम्हें सोचकर क्या लग रहा है कि दिशा का मतलब कोई डायरेक्शन हो सकती है? हाँ बिल्कुल, दिशा का मतलब ही होता है क्या? डायरेक्शन। जैसे हम बात करते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की, वही डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? हम दिशा बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पूर्व, सपोज करो यहाँ से क्या होता है, सूरज निकलता है और यहाँ पर पश्चिम में जाकर छिपता है। ठीक है, यहाँ से सूरज निकला, ऐसे गया और पश्चिम की तरफ जाकर छिप जाता है। तो किसकी तरफ होता हुआ जाता है सूरज? सूरज उत्तर दिशा की तरफ होता हुआ पश्चिम दिशा की तरफ पहुँचता है और जाकर छिप जाता है। और उत्तर से जो अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई हमारी? ये होगी बेसिक सी बात, तो दिशा का मतलब क्या होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल नॉलेज लेंगे कि आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है और दिशा होता क्या है। तो सबसे पहली बात, दिशा को दिक् बोलते हैं। दिशा का एक पर्याय है दिक्, और एग्जाम में ज़्यादातर दिक् करके ही क्वेश्चन आता है, दिशा नाम से क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर हम बात करते हैं दिक् शब्द कैसे बना, तो दिक् शब्द बना है दिश अतियार्ज धातु से। दिश अतियार्ज धातु से जो है हमारा दिक् शब्द बना है। अब इसके पर्याय कौन कौन से हो सकते हैं? दिक्, कुकुब, काष्ठा, आशा और हरित, ये इसके पर्याय हो गए। तुम्हें एज इट इज लर्न करने हैं इसके पर्याय। अगर एक दो भी याद कर लोगे, तीन चार याद कर लोगे तो चल जाएगा, तीन याद कर लोगे तो वो भी बहुत है, दिक्, कुकुब और काष्ठा। नेक्स्ट आता है इसके बाद लक्षण, दिशा के लक्षण। तो यहाँ लिखा है मैंने, प्राची आदि का व्यवहारिक कारण। प्राची आदि व्यवहार का जो हेतु है उसे दिक् कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म है हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण, ध्यान रखना, हेतु का मतलब क्या होता है? कारण होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्राची। प्राची का क्या मतलब है? तो प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। मैंने यहाँ लिखा ना पूर्व मतलब पूरब, तो इसी का दूसरा नाम होता है प्राची। और इसके आगे लिख रखा है मैंने आदि, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इनका जो व्यवहारिक कारण है उसको हम दिशा बोलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था काल, तो काल के अंदर क्या था? अतीत आदि। अतीत आदि का मतलब क्या था? भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल का जो व्यवहारिक कारण है उसको हम काल कहते हैं। लेकिन प्राची आदि का जो व्यवहारिक कारण है उसको हम दिक् कहते हैं, मतलब दिशा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं काल की, तो काल भी क्या था? एक था, नित्य था और सर्वव्यापक था, मतलब सब जगह प्रेजेंट था। इसी तरीके से दिशा भी हमारा एक है, नित्य है और विभु है। ठीक है, ये था हमारे तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग, आचार्य तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, तो देखो यहाँ लिखा है मैंने, किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरे विषय से दूर है या समीप है, ऐसे प्रतीति जिस द्रव्य से होती है उसे दिशा बोलते हैं। मतलब जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए, सपोज मान लो ये कोई ए लोकेशन है, जैसे हम यहाँ बोल देते हैं दिल्ली, नहीं चलो ए ही ले लेते हैं। ये ए लोकेशन है, ये हो गई बी लोकेशन और ये हो गई कोई सी लोकेशन। ए और बी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 100 किलोमीटर का। बी से सी का जो डिफरेंस आ रहा है, ये सपोज करो ये आ रहा है 15 किलोमीटर, और ए और सी का डिफरेंस आ रहा है लगभग 50 किलोमीटर, लगभग हमने ऐसा मान लिया है। अब मैं तुमसे ये बात करता हूँ, जो ए है, ए जो है पास में है, पास है बी से, क्योंकि ए, अगर हम ए पे खड़े हैं और ए से हमें अगर बी की तरफ जाना है तो हमें 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और अगर हम सी की तरफ जाएंगे तो हमें 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं ए से सी पास पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ए टू बी। बात क्लियर है इतनी? तो मैंने यही बात लिखी है, किसी एक विषय की अपेक्षा, किसी एक विषय, हमने यहाँ पर एक विषय ले लिया है, दूसरे विषय से दूर है या समीप है, उससे दूर है या समीप है, ये ऐसा जिससे प्रतीति होता है हमें, जिसका ज्ञान होता है हमें, उसको हम दिशा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वैशेषिक दर्शन के अनुसार, और ये पढ़ा हमने आचार्य तर्क संग्रह के अनुसार। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर दिशा के भेद। देखो पहली बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जैसे काल हो गया हमारा, दिशा हो गया, आत्मा हो गया और आकाश, इनके भेद नहीं है, इनके भेद नहीं होते। ये इनकी जो संख्या है वो एक ही होती है इन चारों की। लेकिन
लोक व्यवहार में क्या करते हैं, मतलब समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनके भेद कर देते हैं जिससे हमें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो दिशा के 10 भेद करे गए हैं, वो मैं यहाँ पर तुम्हें सब बताने वाला हूँ वन बाय वन। देखो सपोज करो तुम यहाँ पर सेंटर पे खड़े हो और जो तुम्हारा फेस है सीधा पूरब की तरफ है। मतलब सपोज करो यहाँ से क्या निकलता है, सन राइज होता है यहाँ से, और यहाँ पर सन सेट होता है। तो जहाँ से सन राइज होता है उस दिशा को हम बोलते हैं पूर्व दिशा, और इसी का दूसरा नाम है प्राची। ये सारे नाम तुम्हें याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर सूर्य अस्त होता है उसको हम बोलते हैं पश्चिम दिशा। ये उसका दूसरा नाम क्या है, प्रतीची। प्राची हो गया हमारा, प्रतीची हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जहाँ पूर्व दिशा के लेफ्ट साइड पर जो दिशा आती है उसे हम बोलते हैं उत्तर दिशा, उसका दूसरा नाम है उदीची, ठीक है। मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, उदीची ऊपर आना था, ठीक है ना, इसे एक बार चेंज कर लेना, ये उल्टा हो गया। और जो दक्षिण दिशा है पूर्व की जो राइट में प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम दक्षिण दिशा, और दिशा का दूसरा नाम होता है अवाची। यहाँ मैंने अवाची भी क्लियर कर लिया। बात समझ में आ रही है इतनी, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 दिशा हमने पढ़ी, मतलब एक तरीके से हमने 4 भेद पढ़े और उनका दूसरा नाम भी हमने यहाँ पर याद कर लिया। अब होता क्या है इनके बीच में, अगर हम यहाँ पे एंगल देखें लगभग 45 डिग्री के एंगल पर ही, तो इनके जो बीच में है 4 कोण प्रेजेंट होते हैं, हमें डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो पूरब और उत्तर दिशा के बीच में कोण प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ईशान कोण। जो उत्तर और पश्चिम के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं हम वायव्य कोण। जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं नैऋत्य कोण। जो दक्षिण और पूर्व के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं आग्नेय कोण। तो ये क्या होगा, 4 कोण हो गए और 4 हमारी दिशाएं हो गई, मतलब टोटल हमने इसके 8 भेद पढ़ लिए। अब बचे हैं 2 भेद। मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हमने आगे का भी हिस्सा देख लिया, इससे आगे का भी देख लिया, पीछे का भी देख लिया, लेफ्ट का भी देख लिया, राइट का भी देख लिया, 45 डिग्री पे एंगल पर भी देख लिया। लेकिन हमारे ऊपर भी कोई चीज़ होगी, हमारे नीचे भी कोई चीज़ होगी, है ना। तो जो ऊपर होती है मतलब आकाश, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वभाग, और जो नीचे होती है पाताल उसे हम बोलते हैं अधोभाग। क्लियर है। तो ये हो गई यहाँ पर दिशा के 10 भेद। तुम्हें 10 भेद याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गए नॉर्मल भेद जो मतलब साइंटिफिकली सबने माने, लेकिन लोक व्यवहार में मतलब जो आने जाने में हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, दूर पास। हम कहते हैं ना ये चीज़ यहाँ से इतनी दूर है, या तुम्हारे पास ये चीज़ रखी है, तुम्हारे पास एक पेन रखा है उठा कर दो, इस तरीके से बोल देते हैं। तुम्हारे आगे कोई खड़ा है, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तो ये यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्शन है ना, हम डायरेक्शन तो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, यानी हम दिशा यूज़ कर रहे हैं। हमारे दाएं बाएं कोई खड़ा है, कोई कहता है ऊपर नीचे अगल बगल, कोई कहता है इंगे होंगे, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग ये भाषा है। तो ये लोक व्यवहार में इसके अनेक भेद भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो इसके मेन भेद हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें याद करना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो आता है दिशा की विशेषताएं। देखो दिशा और काल ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं, उनकी विशेषताएं भी सेम है। हमने काल की विशेषताएं पढ़ा था, काल एक है, इसी तरीके से दिशा एक है। दिशा स्वतंत्र है, दिशा नित्य है, दिशा सर्वव्यापक है, दिशा पूर्व आदि व्यवहार का कारण है, मतलब हेतु है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, काल अतीत आदि व्यवहार का कारण है विशेषता में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई, दिशा अविभाज्य है, मतलब हम दिशा का विभाजन नहीं कर सकते क्योंकि दिशा एक है। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, आकाश, काल, दिशा और आत्मा, इनका विभाजन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक है। लेकिन लोक व्यवहार के कारण जिससे हम समझ लें जिसको हम, उसके आधार पे क्या करते हैं, इसका हम विभाजन करते हैं। और जो इसका हम विभाजन करते हैं ना, वो सब क्या है, काल्पनिक है, वो उसका कोई वास्तविक तक से कोई वो नहीं है। जो हमने ये माना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमने तो सपोज कर रखी हैं चीज़ें। ये हम पूर्व की जगह हम मान लो हम दक्षिण सपोज कर लेते हैं और फिर हम कोई आंसर निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगी, बट डायरेक्शन जो हमने सपोज करी है वो चेंज हो जाएगी बस, है ना। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमने काल्पनिक तौर पे सारी चीज़ें मान रखी हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर दिशा के गुण। जो 5 गुण हमने काल के पढ़े हैं वो सेम टू सेम 5 के 5 गुण दिशा के भी हैं। संख्या, परिमाण, प्रकृत्व, संयोग, विभाग, ये गुण भी याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काल के भी 5 गुण थे और दिशा के भी 5 गुण हैं, और यही 5 गुण तुम्हें आगे आत्मा में भी मिलेंगे।
आगे चलते हैं, इसके बाद हम दिशा का आयुर्वेद में महत्व। अब दिशा का आयुर्वेद में महत्व क्या होता है, तो देखो, दिशा के आधार पर शरीर के अंगों की स्थिति का ज्ञान होना। अगर हमें डायरेक्शन की ही नॉलेज नहीं होगी, कौन सी चीज़ लेटरल साइड है हमारी बॉडी में, कौन सी राइट साइड पर है, कौन सी एंटीरियर है, कौन सी पोस्टीरियर है, तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे ऑर्गन के बारे में। इसका उदाहरण भी दे रखा है, हृदय के नीचे दक्षिण की ओर यकृत है। अगर हम हृदय की बात करते हैं अपने हार्ट की, तो हमारा हार्ट हमें पता है थोरेक्सिक कैविटी के अंदर है और थोड़ा सा टिल्ड है लेफ्ट की साइड में। अगर हम हृदय के नीचे जाएंगे, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे और दक्षिण की तरफ जाते हैं, मतलब राइट साइड पे जाते हैं, तो हमें पता है राइट साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। और अगर हम वाम, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, तो हमारा प्लीहा होता है, मतलब स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ये हमें पता है, लेकिन इसकी भी हमें एक डायरेक्शन याद है, इसकी हमें नॉलेज जब भी तो हमें पता है। और इसी से हम क्या अनुमान लगाएंगे कि हाँ, अगर किसी के राइट साइड में दर्द है तो हो सकता है लीवर का दर्द है, किसी के अगर लेफ्ट साइड दर्द है तो हो सकता है स्टमक का या स्प्लीन का दर्द है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, उसका दर्द है। तो इस तरीके से हम निदान में इस दिशा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, मर्मों के स्थान निर्धारण में भी दिशाओं का उपयोग होता है। जब मर्म में चोट वगैरह लग जाती है तो हम क्या करेंगे, हम दिशा के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, इसके कौन सी जगह पे चोट लगी है, कहीं वो मर्म स्थान तो नहीं था, ठीक है ना। इस तरीके से तो दिशा का यूज़ मर्म में भी आता है। कुछ शरीर अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर ही किया गया है। कुछ शरीर के जो अंग हैं वो ऐसे हैं जिसका नाम ही किसके आधार पर क्या हुआ है, जो दिशा है। जैसे कि गुद है हमारा, जो गुद है, एक होता है उत्तर गुद, एक होता है अध गुद, ठीक है। तो ये किसके दिशा के आधार पर कर रखा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसा होता है। नेक्स्ट आता है, सुश्रुत संहिता में दिशाओं के आधार पर वायु के गुण। तो देखो, सुश्रुत संहिता में क्या किया हुआ है, जो वायु चलती है, जो हवा चलती है, पूरब से चल रही है, पश्चिम से चल रही है, उत्तर से चल रही है, दक्षिण से चल रही है, तो इसके आधार पर ना इन्होंने वायु के अलग अलग गुण बताए हैं। जैसे कि जो पूर्व दिशा से हवा चलती है, वायु चलती है, वो कैसी होती है, मधुर होती है, स्निग्ध होती है और लवण होती है। आई होप तुम्हें सारे मीनिंग पता होंगे, ठीक है ना। अष्टांग हृदय में मैंने पढ़ा रखे हैं, तुम्हें सारे पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है, वो कैसी होती है, गुरु होती है, दाह उत्पन्न करने वाली होती है, ठीक है ना, और रक्त पित्त को बढ़ाने वाली होती है। जो हमारा रक्त पित्त होता है उसको बढ़ाती है, गुरु मतलब हैवी होती है। तो ये सारी चीज़ें ये हो गई पूर्व दिशा की वायु के गुण। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पश्चिम दिशा वायु के गुण। जो पश्चिम दिशा वायु है उसके गुण देखो, ये कैसी होती है, हमारी विशद होती है, खर होती है, रोष्क होती है और बल का ह्रास करती है। मतलब इन सारी चीज़ों को क्या करती है, मतलब बल का तो ये क्या करेगी, बल को कम करेगी। बल नेक्स्ट आता है इसके अंदर, तीक्ष्ण होने से कफ और मेद का शोषण करती है। मतलब तीक्ष्ण होने के कारण ये कफ को और मेद को, जो हमारी चर्बी होती है, उसको कम करती है, जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है। उत्तर दिशा की वायु के गुण क्या है, ये स्निग्ध होती है, मृदु होती है, हल्की होती है और मधुर होती है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए क्लेद कारक होती है और बलवर्धक होती है, बल को बढ़ाने वाली होती है और कफ को बढ़ाने वाली होती है। नेक्स्ट आता है दक्षिण दिशा की वायु के गुण। दक्षिण दिशा मतलब जो दक्षिण दिशा से वायु चल रही है, ये मधुर होती है, कषाय होती है, अनुरस वाली होती है और लघु होती है, मतलब हल्की होती है। ये श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किसको माना है, जो दक्षिण दिशा से हवा चलती है। ये भी कैसी होती है, बलवर्धक होती है, रक्त पित्त को कम करने वाली होती है। हमारी जो पूर्व दिशा थी, पूर्व दिशा से अगर कोई हवा चलेगी तो वो कैसी थी, रक्त पित्त को बढ़ाने वाली थी, और दक्षिण वाली क्या है, रक्त पित्त को कम करने वाली होती है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सारी टर्म्स के मीनिंग तुम्हें पता होंगे अब। तो चलो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काल और दिशा के अंदर क्या समानताएं हैं और उनके अंदर क्या डिफरेंस है। वही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।